हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9, जो कि रिलेटेड है हमारी लॉ से। जो भी हमारे लॉ है बिजनेस से रिलेटेड वो। तो इसमें यूनिट का नाम रहेगा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो जितने भी बिजनेस के रिलेटेड लीगल एस्पेक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिट इस यूनिट में भी वही 100 क्वेश्चंस होंगे। 1 to 50 इस वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following best defines which of the following best defines law in the context of business। बिजनेस के टर्म में लॉ किसको कहेंगे? अनइनफोर्सेबल गाइडलाइन, जो फोर्सेबल ना हो तो वो नहीं होगा। अ सिस्टम ऑफ रूल्स इन्फॉर्म्ड बाय द स्टेट, ये हो सकता है। एथिकल सजेशन, एथिकल और लॉ, एथिक्स और लॉ अलग अलग होते हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी भी अलग रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लॉ comprises enforceable rules that guide behavior and transactions, ensuring order and predictability in the business। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज सोर्स ऑफ लॉ। कहाँ से हम लॉ नहीं ले सकते? स्टैट्यूटरी लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, माइथोलॉजिकल टेल्स। तो यहाँ पे आंसर रहेगा माइथोलॉजिकल, मतलब कि माइथोलॉजिकल धर्म संबंधी रामायण महाभारत, वहां से हम बिजनेस में कोई लॉ नहीं लेते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ इंक्लूड स्टेटस, जुडिशियल डिसीजन एंड एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन, नॉट माइथोलॉजिकल टेल्स। Next question, what role does judicial precedent play in a legal system? Legal system में judicial precedent है, वो क्या सिस्टम अपनाते, मतलब कि क्या रोल निभाता है? तो ऑप्शंस है, सर्व एज ए बाइंडिंग अथॉरिटी फॉर लोअर कोर्ट, इट सजेस्ट बट नॉट मैंडेटरी, अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल लॉ, इज आउटडेटेड एंड रियरली यूज। देखिए नीचे बी सी डी जो है वो तो है ही नेगेटिव, तो हम ऑप्शन नंबर बी ए ले लेंगे, सर्व एज ए बाइंडिंग अथॉरिटी फॉर लोअर कोर्ट्स। ठीक है। which term depicts the structure where the constitution stands at the top followed by the statutes and regulations। मतलब कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि सबसे ऊपर टॉप अथॉरिटी, उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे। तो लीगल पिरामिड, लीगल मैट्रिक्स, लीगल सर्कल, लीगल चेन। तो यहाँ पे रहेगा पिरामिड, क्योंकि मैट्रिक्स होते हैं 2/3 5 है वो, तो ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है वो। सर्कल सर्कल की शेप में होगा, चेन चेन की शेप में होगा। ये पिरामिड होता है कि फर्स्ट अथॉरिटी, उसके बाद नीचे सबऑर्डिनेट, फिर उससे तीसरा सबऑर्डिनेट, वैसे जाएगा जो। तो इसमें पिरामिड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल पर्सनैलिटी मीन्स, लीगल पर्सनैलिटी किसको कहते हैं? अनैचुरल पर्सन ओनली, ना एंटिटी हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज, हाँ जी ये हो सकता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। ओनली अ कॉर्पोरेशन, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एन एंटिटी, नेचुरल और आर्टिफिशियल, हैविंग राइट्स एंड ड्यूटी। एक ऐसी एंटिटी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, जिसके पास राइट्स और ड्यूटी होंगे, वो लीगल पर्सनैलिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इसमें से क्या जरूरी है? हैंडशेक एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, प्रेजेंस ऑफ लॉयर, विटनेस। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा कंसिडरेशन। मतलब कि कंसिडरेशन क्या होता है? एक चीज करने के बदले में कुछ सामने वाले को बेनिफिट होगा, तब भी वहां पे जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंसिडरेशन, द वैल्यू एक्सचेंज्ड बिटवीन पार्टी इज अ कोर एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्मेशन। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट होता है जो कि दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। मतलब कि किस कंसिडरेशन के लिए क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, किस चीज के लिए, किस के लिए किया गया था, तो कंसिडरेशन उसका है वो एसेंशियल पॉइंट रहेगा। द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ रिक्वायर्स दैट, कंसेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, वो प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? consent is implied by silence, consent must be free without coercion and misrepresentation, only written consent in acceptable, कंसेंट ऑलवेज फॉलो नेगोशिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि कंसेंट मस्ट बी फ्री। लालच में अगर ऐसा कुछ कंसेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोर्शन और मिस रिप्रेजेंटेशन, आप कोई गलत बात दिखा करके कंसेंट ले रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो फॉर कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रीली एंड विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ कोएशन,
undue influence, a misrepresentation. Next question, the process by which an offer is accepted in a contract is known as, contract के अंदर एक ऑफर को एक्सेप्ट करना वो प्रोसेस क्या होता है? नेगोशिएशन, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज द unequivocal agreement to the terms of an offer, thereby completing the contract formation. What is revocation of an offer? ऑफर को रिवोक करना वो क्या कहलाता है? The acceptance of an offer, withdrawal of an offer by the offerer before acceptance, alteration in the contract terms, or a legal penalty। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी रहेगा ठीक। रिवोकेशन occurs when the offerer withdraws the offer prior to its acceptance by the offeree, thus nullifying the offer। मतलब कि सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करे उससे पहले ही मैं वापस ले लेता हूं, तो उसको कहते हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू, कंसिडरेशन इन एन कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू, कंसिडरेशन क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? लीगल एडवाइस गिवन बाय लॉयर, बेनिफिट और डेट्रीमेंट एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, क्लोज ऑफ एन एग्रीमेंट, सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा बेनिफिट। जो बेनिफिट होते हैं पार्टीज के बीच में एक्सचेंज किए जाते हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड माना जाएगा, इसने ये पूछा है। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर ड्राफ्टिंग एरर, मतलब कि छोटे छोटे ड्राफ्टिंग एरर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू अंडर कोएर्शन, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन इलीगल पर्पस, ए कॉन्ट्रैक्ट विद अनसर्टेन टर्म्स। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इनलीगल काम के लिए आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो चाहे कितना भी सही ढंग से क्या हो, वो क्या करता है वॉइड ही कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर एन इनलीगल पर्पस आर वॉइड अब इनिशियो, मतलब वॉइड अब इनिशियो का मीनिंग होता है स्टार्टिंग से, इनिशियल स्टेज से ही। ठीक है। दे हैव नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम देयर इंसेप्शन, स्टार्टिंग से ही कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है उसका। और कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टीज एक्सचेंज प्रोमिस इज नोन एज ए, प्रोमिस एक्सचेंज करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? यूनिलेटरल, दोनों पार्टीज, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड वॉइडेबल। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा वॉइड, बायलेटरल मतलब दो पार्टीज है दोनों ही अपनी तरफ से प्रोमिस कर रही है तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इन अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टी मेड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस forming a mutual exchange of consideration। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय रिप्रेजेंटेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? termination of an contract, a wrongful statement of fact inducing the contract, alteration of contract terms post agreement, failure to consider the contract legal binding। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अ रॉन्गफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इंड्यूसिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं जो किसी चीज को मिस रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है वो कहते हैं उसको मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन व्हाट इज स्टेटेड एक्सप्रेसिवली वर्सेस व्हाट इज इन्फर्ड। मतलब एक्सप्रेसिवली का मीनिंग होता है जिस चीज को एक्सप्रेस किया गया, बताया गया हो। इन्फर्ड का मीनिंग है कि ये तो होगा ही, हम ऐसा सोच लेते हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये चीज तो होगी ही। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वॉइड एंड वॉइडेबल, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मीनिंग है एक्सप्रेस करना, किसी चीज को बताना डिटेल में, और इम्प्लाइड का मीनिंग है जिसके बारे में हम ये सोच लेते हैं ये तो होगा ही, अगर हमने पेन खरीदा है तो पेन के अंदर रिफिल तो होगा, इंक तो होगी ही। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड क्लियरली स्टेटेड टर्म्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर फॉर्म्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना किसको कहते हैं? इनिशिएशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, fulfillment and termination of contractual obligations, alteration of contract terms by mutual consent, a legal challenge to contract validity। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, fulfillment and termination of contractual obligation। कॉन्ट्रैक्ट के जो भी obligations है उनको फुलफिल करना और टर्मिनेट कर देना, उसमें मतलब कि पूरा कर देना, डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस रेफर्स टू, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं?
एक्स्ट्रा दबाव डलवाना, ठीक है। एक्सेसिव परसुएशन दैट कॉम्प्रोमाइज फ्री विल, यही आंसर रह जाएगा इसका कि हम किसी के ऊपर परसुएशन दबाव डलवा रहे हैं जिससे उसकी जो फ्री विल है, विल मतलब जो उसकी इच्छा थी वो दब जाती है, वो हमारे अकॉर्डिंग दबाव के कारण कुछ काम करने लग जाए, तो उसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट created by explicit agreement, a contract imposed by law to prevent unjust enrichment, and express contract, a void contract. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कॉन्ट्रैक्ट imposed by the law to prevent unjust enrichment. Quasi contract are legal construct imposed by law to prevent one party from being unjustly enriched at others another's expense. मतलब कि ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिस वैल्यू का सामने वाला भुगतान कर रहा है उसको उस वैल्यू के बराबर का कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, उसको कहते हैं हम मतलब कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट या होगा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब दोनों पार्टी को इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। व्हाट डिस्टिंग्विश एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट? इंडेमनिटी का मीनिंग क्या होता है? इंडेमनिफाई होता है लॉस को पूरा करना किसी की। इट इन्वॉल्व्स द सेल्स ऑफ गुड, इट रिक्वायर कंपनसेशन फॉर लॉस इनकर्ड। हाँ जी, यही आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि जो भी लॉस हुआ है उसके कंपनसेट करना ही इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हम इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। इन एन इंडेमनिटी एग्रीमेंट वन पार्टी एग्रीज टू कंपनसेट द अदर फॉर एनी इंकर्ड लॉस प्रोवाइडिंग एंड फाइनेंशियल सेफगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गारंटी हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पार्टी आर इन्वॉल्व? गारंटी के अंदर कितनी पार्टीज होती है? इसमें होती है 3 पार्टी। एक तो जिसने खरीदा, मतलब कि एक तो सेलर हो गया, एक बायर हो गया, और एक जो गारंटी का प्रूफ होता है, गारंटर होता है, मतलब वो होता है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी 3। अ गारंटी यूजुअली इन्वॉल्व्स द क्रेडिटर, अ प्रिंसिपल डेटर्स, अ गारंटर, मतलब गारंटर है कि मैं किसी के बारे में आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो उसको उधारी दे दो, वो पैसा चुका देगा आपका, तो गारंटर थर्ड हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर इज जनरली कंसीडर्ड, माइनर कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, इनफोर्सेबल बाय ओनली बाय द माइनर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि माइनर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा वो वॉइड होगा, क्योंकि माइनर क्या है, लीगली कंपेटेंट नहीं होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। The main difference between a sale and an exchange is that exchange और sale के अंदर क्या होता है? सेल करना कि मैंने आपको एक चीज दी, आपने उसके बदले में मेरे को पैसा दिया। एक्सचेंज का मीनिंग मैंने आपको एक चीज दी, उसके बदले में आपने मेरे को एक चीज दी, वो होता है। तो इन अ सेल द प्राइस इज फिक्स्ड, इन एन एक्सचेंज मनी इज इन्वॉल्व, नो मनी इज इन्वॉल्व। इन अ सेल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फॉर ए प्राइस, इन एन एक्सचेंज ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर। तो ऑप्शन नंबर सी कि इन अ सेल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फॉर अ प्राइस, ठीक है, प्राइस के लिए ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसको कहेंगे हम, मतलब कि मेजर डिफरेंस। अ सेल इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ओनरशिप फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन एंड एक्सचेंज में इन्वॉल्व अदर आइटम विदाउट यूजिंग मनी। इन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट द टर्म वारंटी रेफर्स टू, वारंटी क्या होती है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में? गारंटी ऑन पेमेंट, पेमेंट टर्म्स, अ माइनर टर्म दैट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट एसेंस, अ प्रॉमिस रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्वालिटी सेंट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट, द डिलीवरी शेड्यूल, डिलीवरी शेड्यूल होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का सेंटर पॉइंट भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी कट कर दो। पेमेंट की गारंटी होती है, वारंटी नहीं होती है, वो कट कर दो, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द रिस्क पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक एग्रीमेंट? जब कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो उसमें जो वो होता है रिस्क है वो कब पास ऑन माना जाएगा, पास किया गया किसी को? तो यहाँ पे रहेगा अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। हाँ जी, यही आंसर हो जाएगा कि जब डिलीवर हो जाती है चीज उसके बाद उसका जो रिस्क होगा वो बायर के पास चला जाएगा। डिलीवर होने से पहले पहले वो क्या रिस्क होता है? सेलर का होता है। एन इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इम्प्लाइज डेट, इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है?
हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया थोड़ा सा। द गुड विल बी मर्चेंटेबल क्वालिटी, हाँ जी यही रहेगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ इन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन बाइंडिंग, द गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन टाइम, द प्राइस इज नेगोशिएबल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो मर्चेंटेबल है, मतलब हम मान के चलेंगे इस क्वालिटी का वो चीज होगी ही होगी। तो मतलब कि हम आटा खरीद रहे हैं किसी से, तो हम ये सोच के चलेंगे वो आटा जो होगा वो ठीक होगा, एक्सपायर्ड नहीं होगा, खराब नहीं होगा, वो यूजेबल होगा। तो इम्प्लाइड कंडीशंस है वो। Which of the following enhances the legal protection of the buyer? Buyer के लिए legal protection कौन provide करता है? Excluding warranties, clearly including express terms about quality and delivery, not setting a fixed price, relying solely on verbal agreement. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी will be the right answer. Detailed express term मतलब जो भी terms and conditions डिटेल वे में उसको बताई जाए, क्वालिटी के बारे में, डिलीवरी के बारे में, हर चीज के बारे में उसको पहले से बता दिया जाए, उससे क्या है बायर्स का प्रोटेक्शन होता है। A breach of an express condition in a sale contract generally entitles the aggrieved party to, जिसको लॉस हुआ, एक एक्सप्रेस कंडीशन थी उसके ब्रीच करने से, उसको तोड़ने से जो जिस पार्टी को लॉस हुआ वो क्या कर सकता है? Only claims damage, cancel the contract, modify the contract terms, seek only specific performance। तो only वाले कट कर दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर किसी को लॉस हुआ है एक्सप्रेस कंडीशन के, तो सामने वाला क्या है वो अपने आप ही उसको लॉस जिसको हुआ है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड मतलब कि कैंसिल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स आर टिपिकली कवर्ड अंडर द, मतलब जो गुड्स है, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स आर टिपिकली कवर्ड अंडर द, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट जो है वो कहां पे मेंशन होता है? सेल्स एनालिसिस सेक्शन, टाइटल एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेक्शन, डिलीवरी सेक्शन, कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेक्शन, टाइटल एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, गुड्स एक्ट की बात करें, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेल ऑफ गुड, डिलीवरी रेफर्स टू, डिलीवरी क्या होती है सेल्स ऑफ गुड में? ट्रांसफरिंग मनी, फिजिकल हैंड ओवर गुड, प्रॉमिस टू पे, डिक्लेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, फिजिकल हैंड ओवर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीड डिलीवरी डेट द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन अ, मतलब जब कोई डिलीवरी डेट मेंशन नहीं की गई थी तो गुड्स कितने दिन के अंदर, कितने टाइम के अंदर डिलीवर हो जानी चाहिए? रीजनेबल टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ द 1 मंथ, स्पेसिफाइड बिजनेस क्वार्टर, स्टेटेड सीजन ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। व्हेन नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इज मेंशन्ड, रीजनेबल टाइम इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ गुड्स एंड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। When the contract is silent on risk, the risk of loss passes to the buyer when, buyer के पास रिस्क कहाँ कब जाता है? ये हमने पहले भी कर लिया, जब गुड्स डिलीवर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ रहेगा बी, गुड्स आर डिलीवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल, एक दूसरे से पास किया जा सकता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? प्रोमिसरी नोट, बैंक लोन एग्रीमेंट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, प्रोमिसरी नोट। अ प्रोमिसरी नोट इज रिटन प्रॉमिस टू पे, हेंस द क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए नेगोशिएबल। जिसके पास प्रोमिसरी नोट होगा उसको वो पेमेंट मिलेगी, तो ये नेगोशिएबल है। एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट डिफर्स फ्रॉम ए बियरर इंस्ट्रूमेंट बिकॉज, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियरर इंस्ट्रूमेंट नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्पेसिफिक ऑर्डर किया गया हो कि इस बंदे को ही ये पैसा मिलना चाहिए। बियरर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके पास वो कागज है उसी को वो पैसा मिलेगा, तो ये इसका होता है। तो यहाँ पे इट इज पेएबल टू हु सो एवर होल्ड्स इट, नहीं, इट रिक्वायर्स एंडोर्समेंट बाय द होल्डर, इट कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय एंडोर्समेंट, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका, बोथ बी एंड सी, कि ऑर्डर जो इंस्ट्रूमेंट है इट रिक्वायर्स एंडोर्समेंट बाय द होल्डर, इट कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय एंडोर्समेंट, मतलब कि ऑर्डर दे दिया किसी के नाम का, उसको जब एंडोर्स कर देगा स्पेसिफिकली तभी जा करके वो ऑर्डर पास होता है सामने वाले के पास, थर्ड पार्टी के पास, अदरवाइज वो जिसके नाम का ऑर्डर है उसी को पैसा मिलेगा, उसी को डिलीवर होगा। ऐसा
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ए चेक मींस दैट, क्रॉस करना चेक को, जब हम चेक काट के देते हैं उसको क्रॉस करके देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्या मतलब कि क्यों करते हैं। इट कैन बी इन कैश एट द बैंक काउंटर, बैंक में जाकर के उसके बदले कैश ले सकते हैं। इट मस्ट बी डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू अ बैंक अकाउंट, इसको बैंक अकाउंट में ही मिलना चाहिए, मतलब कि ये जो चेक है उसकी पेमेंट बैंक अकाउंट को ही होनी चाहिए। इट इज पेबल टू द बियरर ओनली इट द चेक इज रेंडर्ड इनवैलिड, तो ऑप्शन नंबर B will be the right answer. A cross check is marked to ensure it is deposited directly into the bank account, affecting security against fraud. बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा उसका पैसा। A holder in a due course is defined as, क्वेश्चन है होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स द ओरिजिनल पेई। Next option, anyone who acquires the instrument for the value in good faith without notice of defect, the payer who issue the instrument, only the bank। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा कि वो क्या है, एक बंदा है कोई चीज ले लेता है गुड फेथ के अंदर, उस गुड फेथ में वो भी ये भी नहीं देख पाता कि वो चीज में कुछ डिफेक्ट था, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स। To be a holder in due course, one must obtain the instrument under proper consideration in good faith with no knowledge of problem affecting it. Next question. The term dishonor of a check means, dishonor of check क्या होता है, चेक को डिसऑनर करना। चेक इज एक्सेप्टेड बाय द बैंक, चेक बैंक रिजेक्ट्स और डज नॉट एक्सेप्ट द चेक, चेक इज एंडोर्स, चेक इज साइंड। तो क्या है, एक्सेप्ट कर लिया, साइन हो चुका, एंडोर्स कर दिया, तो क्या गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी रहेगा जो डिसऑनर होगा, कि बैंक उसको रिजेक्ट मार देते हैं, चेक को बाउंस कर देते हैं, खराब माना जाता है, तो उसको डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोर्समेंट ऑन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू, एंडोर्स करना, किसी को ट्रांसफर करना, किसी के और के नाम पे ट्रांसफर कर देना, उसको कहते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है, गारंटिंग द इंस्ट्रूमेंट, साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट टू अफेक्चुएट इट्स ट्रांसफर। हाँ जी, यही रहेगा कि हम एक उस चेक के, उस इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसफर को साइन करके अप्रूव कर देते हैं, हाँ जी ये चेक इस बंदे के नाम पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट टू एफेक्चुएट इट्स ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज ए लीगली बाइंडिंग मींस टू एंश्योर पेमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा पेमेंट को बाइंड करता है, जो मतलब कि जरूरी मैंडेटरी कर देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोमिसरी नोट, मॉर्गेज डीड, तो यहाँ पे रहेगा प्रोमिसरी नोट, कि हम प्रोमिस कर रहे हैं कि मैं सामने वाले को ये पे, जैसे अपने नोट के जो 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट है, करेंसी नोट सकते हैं, उसके ऊपर प्रोमिसरी नोट होता है वो, कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वो प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा होता है, तो प्रोमिसरी नोट। इन एन एजेंसी रिलेशनशिप द पर्सन हु अपॉइंट्स एन एजेंट इज कॉल्ड, एजेंसी के अंदर जो पर्सन एजेंट को हायर करता है, अपॉइंट करता है, उसको क्या कहते हैं, तो एजेंट से ऊपर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ये रहेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल इज द वन हु ऑथोराइज एन एजेंट टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। Which of the following is not a type of authority in agency law, एजेंसी में इनमें से कौन सा नहीं होता है, एक्चुअल अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी, तो यहाँ पे रहेगा जुडिशियल अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रेटिफिकेशन इन एजेंसी लॉ इम्प्लाई, रेटिफिकेशन क्या होता है, द एंगेजमेंट एजेंट रिजेक्ट द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल रेट्रोएक्टिवली अप्रूव द एजेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्ट, द एजेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्लिगेशन, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड्स, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रेटिफिकेशन occurs when the principal accepts and validate an action already taken by an agent without prior authorization. A person appointed by an agent is to assist in fulfilling agency duties is called, a person appointed by an agent, एजेंट के द्वारा पर्सन अपॉइंट किया गया टू असिस्ट, मतलब कि उसको असिस्टेंट के हिसाब से, तो वो क्या होगा, एजेंट से नीचे कौन होगा, सब एजेंट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहेगा सब एजेंट, सबऑर्डिनेट मतलब। डॉक्ट्राइन ऑफ अपेरेंट अथॉरिटी मींस, अपेरेंट अथॉरिटी का डॉक्ट्राइन क्या कहता है, अथॉरिटी एक्सप्लिसिटली गिवन इन राइटिंग, अथॉरिटी विच इज थर्ड पार्टीज रीजनेबली इन्फर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल कंडक्ट। हाँ जी, प्रिंसिपल के किसी काम से हम ये मान लेते हैं कि एक पर्सन के पास वो अथॉरिटी है। ठीक है, apparent authority arise when a principal conduct leads a third party to reasonably believe that the agent is empowered, मतलब
मैं हूं और एक प्रिंसिपल है, मैं प्रिंसिपल के किसी काम को देखकर ऐसे मान लेता हूं कि एक बंदा है उसके नीचे जो काम कर रहा है, अगर उसने कुछ काम किया है तो वो उसके पास अथॉरिटी थी इसीलिए किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल कंज्यूमर राइट? राइट टू sue विदाउट प्रूफ, ये तो कोई राइट नहीं है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू ओन अ बिजनेस, राइट टू अ डिस्काउंट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि उसको इंफॉर्मेशन का राइट है। द प्राइमरी एम ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज टू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का प्राइमरी एम क्या है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। रेगुलेट कमर्शियल कंपटीशन, प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट एंड इंश्योर फेयर ट्रेड। हाँ जी, ये रहेगा कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना क्या होता है? प्रोटेक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी विच एजेंसी टिपिकली एड्रेस कंज्यूमर ग्रीवियंस इन इंडिया? कंज्यूमर के ग्रीवियंस को कौन सी एजेंसी है वो एड्रेस करती है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एनसीडीआरसी जो है, तो वो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डीआरसी, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। एनसीडीआरसी enabled consumer to resolve dispute and obtain compensation or remedies. अंडर कंज्यूमर लॉ अ डिफेक्ट इन अ प्रोडक्ट रेफर्स टू, कंज्यूमर लॉ के अंदर डिफेक्ट किस चीज को कहेंगे? प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट है वो किसको? माइनर इनकन्वीनियंस, फ्लो रेंडरिंग द प्रोडक्ट इनफिट टू इस इंटेंडेड यूज। हाँ जी, एक प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो अनयूजेबल हो जाते हैं, जिस चीज के लिए मैंने खरीदा था, जिस काम के लिए मैंने खरीदा था, तो वो कहते हैं डिफेक्ट। कंज्यूमर रिड्रेसल मींस कंज्यूमर को रिड्रेसल करना, मतलब कंज्यूमर की कंप्लेंट को सोल्व करना। फाइलिंग अ कंप्लेंट एंड ऑब्टेनिंग कंपनसेशन रिप्लेसमेंट, हाँ जी, ये हो जाता है कि कंज्यूमर क्या है, कंप्लेंट फाइल करता है, उसके बदले में उसको कंपनसेशन मिलता है या फिर रिप्लेसमेंट मिल जाता है। अगला है व्हाट इज अ पेटेंट? पेटेंट क्या है? गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट टू एन इनोवेशन। हाँ जी, इन्वेंशन की, एक इन्वेंशन की मैंने, उसके ऊपर पेटेंट ले लिया तो उसके जितने भी राइट्स है वो सारे के सारे मेरे पास रिजर्व हो जाते हैं, उसको कहते हैं पेटेंट। इन्वेंट, पेटेंट कन्फर्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू एन इन्वेंटर for a limited period protecting new invention from being commercially exploited by others, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ए ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है? प्रोटेक्ट्स इन्वेंशन, इट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशन, it protect brand name, logo, symbol, it is a form of industrial design, it is identical to copyright। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क है, तो ट्रेडमार्क तो ट्रेड का सिंबल, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ब्रांड नेम, ब्रांड का लोगो, ब्रांड का सिंबल जो है वो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन एम्प्लाइज टू, कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस, लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, बिजनेस मेथड, फिजिकल गुड्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, मतलब जो म्यूजिकल वर्क है, आर्टिस्टिक, आर्ट से रिलेटेड जो भी काम है, अगर उसको कोई चोरी करता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है, जैसे यूट्यूब पे होता है जैसे, तो उसको कहते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन, जो कि किस चीज के ऊपर होता है? लिटरेरी, म्यूजिक और आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ होते हैं आज के हमारे 1 to 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 51 to 100 क्वेश्चन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आप जरूर बताइए कि इस वीडियो में कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप को, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्दी से जल्दी मिले। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को लाइक करोगे, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ग्रुप को जब ज्वाइन करोगे तो उसमें स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा, और एक ओपन ग्रुप है वो, आप वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, डिस्कशन फॉर्म की तरह यू भी यूज कर सकते हो। तो तब के कल के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।